Okay, we're almost there. जब मैं go बोलूंगा तो we'll get started, guys. ठीक है. Okay, जी, good to go. Start. All right. Assalamu alaikum everyone. This is Dr. Hina Salman from Sehat Kahani, and I welcome you all to our Facebook Live channel. And as we had told you earlier that we are celebrating 12 months of awareness. और जैसे कि you all know कि March all over the world is celebrated as a national month for kidney diseases. So likewise we are going to talk about kidney diseases today so that हम अपनी आवाम को बता सकें कि how they can adopt a healthy lifestyle और किस तरीके से हम लोग अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं किडनी डिजीजेस की, और अगर किसी को किडनी डिजीजेस हैं तो हम कैसे उसकी प्रोग्रेस को स्टॉप कर सकते हैं या स्लोअर डाउन कर सकते हैं. So for that we have a very prestigious guest with us. Her name is Dr. Sonia Yaqub, and she's an assistant professor of nephrology in Aga Khan University, and she's also a section head of nephrology department. Thank you so much, Dr. Sonia, for giving us time and being with us today. डॉक्टर सोनिया, मुझे कुछ आपसे सवाल पूछने हैं. ज़ाहिर है जैसे आई टोल्ड यू कि ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए हम लोग करें, तो हम लोग बहुत बेसिक सवालात करेंगे और बेसिक इंफॉर्मेशन लोगों को देंगे सो दैट हम लोग इसके अंदर जो थोड़ी बहुत मिथ्स हैं, जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं समझ आती या कंफ्यूज होते हैं किडनी डिजीज के बारे में, हम वो आज क्लियर कर सकें. तो मेरा पहला सवाल है डॉक्टर सोनिया कि ऐसे क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो है एक इंसान को किडनी डिजीजेस हो जाती हैं, तो वो कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं और कैसे उनसे बचा जा सकता है? थैंक यू डॉक्टर रीना, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं इस फोरम से जो है अपने लोगों में कुछ थोड़ी सी अवेयरनेस क्रिएट कर सकूं. सो किडनी डिजीज जो है वो इस वक्त दुनिया में जो दुनिया में अमवात की जो शरह जिन बीमारियों में होती है उनमें चौथे नंबर पे आ चुकी है. तो इसलिए इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है. और ये जो हम आजकल कोविड-19 पैंडेमिक की बात करते हैं, तो अगले कुछ सालों में ये तवक्को की जा रही है कि शायद किडनी डिजीज़, जिसको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कहा जाता है मेडिकल टर्म में, ये भी एक पैंडेमिक जैसी सूरत हाल बनने वाली है या शायद उससे भी ख़तरनाक सूरत हाल बनने वाली है. तो इसलिए इसकी अवेयरनेस पैदा करना लोगों में और इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है. और आपने बात की रिस्क फैक्टर्स की, तो ये सबसे बेसिक और सबसे अहम सवाल जो है वो किडनी डिजीज़ के हवाले से रिस्क फैक्टर का ही है. क्योंकि जो गुर्दों की बीमारियां होती हैं वो ज़्यादातर साइलेंट होती हैं, खामोश होती हैं, और कोई मरीज़ को शुरू की स्टेजेस में ऐसी अलामात और सिम्टम्स नहीं होते जिसकी वजह से वो अपना तिब्बी मुआयना कराए, डॉक्टर के पास जाए और अपने कुछ टेस्ट करवाए. तो इसलिए पता उसी वक्त चलता है जब गुर्दे तकरीबन फेल हो चुके होते हैं. तो इसलिए जो इसकी अर्ली डिटेक्शन है कि वक्त पे पता चले, जल्दी पता चले, ताकि जल्दी ट्रीटमेंट हो सके. तो इस हवाले से जो हम रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं वो बहुत ही अहमियत की हामिल है. तो कुछ बीमारियां हैं जिनमें मरीजों को गुर्दों की अमराज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और उनको अपना वक्तन फ़वक्तन चेकअप करवाते जाना चाहिए, चाहे उनको कोई अलामत हो या ना हो. इस वक्त दुनिया में जो सबसे बड़ी 2 बीमारियां हैं जो गुर्दों की बीमारियों का सबब बन रही हैं, उनमें से डायबिटीज़ यानी कि शुगर और हाई ब्लड प्रेशर. तो तकरीबन जो 60% मरीज़ इस वक्त दुनिया में गुर्दों की बीमारियों में मुब्तला है, उनको या तो शुगर है या ब्लड प्रेशर है या इन दोनों का कॉम्बिनेशन है. तो शुगर के मरीज़, ब्लड प्रेशर के मरीज़, इवन वो मरीज़ जिनको शुगर ब्लड प्रेशर नहीं है लेकिन वो हार्ट डिजीज़ में मुब्तला है, दिल की बीमारी में मुब्तला है, वो भी रिस्क पर हैं किडनी डिजीज़ के लिए. इसके अलावा जिन मरीज़ों को कोई आर्थराइटिस की बीमारी है, वो भी रिस्क फैक्टर एक है. मोटापा खुद एक रिस्क फैक्टर है किडनी डिजीज़ के लिए. जिन लोगों के ख़ानदान में गुर्दों के मर्ज हो चुके हैं या किसी के गुर्दे फेल हुए हैं, वो भी एक रिस्क फैक्टर है. बढ़ती हुई उम्र भी एक रिस्क फैक्टर है. इसके अलावा हमारे यहाँ हेपेटाइटिस बी और सी बहुत ज़्यादा कॉमन है. तो ये भी लोगों को बताना ज़रूरी है कि हेपेटाइटिस बी और सी भी गुर्दों की बीमारी का रिस्क फैक्टर हैं. और जिन लोगों को ये बीमारी हो उनको अपने आप को गुर्दों की डिजीज़ के लिए स्क्रीन ज़रूर करवाना चाहिए.
और स्टोन डिजीज वेरी इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ स्पेशली पाकिस्तान में, और ये पाकिस्तान का जो हमारा सिंध और बलूचिस्तान का एरिया है, सदर्न पाकिस्तान, यहाँ पे स्टोन डिजीज गुर्दों की पथरी की बीमारी बहुत ज़्यादा कॉमन है, और जिन लोगों को भी पथरी की बीमारी हो उनको अपने गुर्दों के फंक्शन भी ज़रूर चेक करवाना चाहिए। सही। सो देखें कितने सारे फैक्टर्स हैं और इनका ख्याल रखना जरूरी है, स्पेशली जिनको पता है कि वो इन बीमारियों से गुजर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स उनको हमेशा एक बैक ऑफ द माइंड ये ख्याल रखना चाहिए कि हमारी किडनी तो नहीं अफेक्ट हो रही है, और अगर उनका डॉक्टर नहीं पूछ रहा तो आप खुद जाके पूछेंगे क्या आपने मेरी किडनी चेक की है कि उसका स्टेटस ठीक है कि नहीं है। अच्छा, तो ऐसे क्या सिम्टम्स होते हैं, जैसे आपने शुरू में कहा कि साइलेंट डिजीज होती है, लेकिन ऐसे कोई सिम्टम्स हैं जो कि अगर आ रहे हों तो फिर हमें थोड़ा कॉशियस हो जाना चाहिए कि अब हम अपना चेकअप कराएं? बिल्कुल। अच्छा, जैसे मैंने कहा कुछ लोगों को कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं। सिर्फ एक जो गुर्दों की पथरी की बीमारी है या किडनी स्टोन डिजीज जो है, उसके अंदर लोगों को दर्द या तकलीफ होता है तो वो डॉक्टर से अपना रुजू करते हैं, लेकिन बाकी ज्यादातर जो मर्ज हैं उनमें कोई खास सिम्टम नहीं होते। लेकिन कुछ रेड फ्लैग्स हैं जो अगर आप महसूस करें तो अपना चेकअप जरूर कराएं। उनमें से एक है कि आपके पेशाब करते हैं तो पेशाब में झाग आ रही है या खून आ रहा है, या फिर यह है कि आपके पैरों पे या चेहरे पे, आंखों के इर्द गिर्द सूजन होती है। खासतौर पे जब आप सुबह के वक्त उठते हैं तो चेहरे पे सूजन होती है, और बाकी दिन जब गुजरता है तो पैरों पे सूजन हो सकती है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर बढ़ना इटसेल्फ जो है वो गुर्दों की बीमारी की निशानी हो सकता है। तो ब्लड प्रेशर का मर्ज का ताल्लुक गुर्दों की बीमारी से जो है ना वो डबल तरीके से होता है। यानी ब्लड प्रेशर जिनको है उनके गुर्दे खराब हो सकते हैं, और जिनके गुर्दे खराब हैं उनको ब्लड प्रेशर एक निशानी या अलामत के तौर पर जाहिर हो सकता है। तो जब भी अगर आपको किसी एज में ब्लड प्रेशर का मर्ज पता चले कि आपको ब्लड प्रेशर का मर्ज हो गया, तो जरूर अपने गुर्दों का भी चेकअप कराएं कि कहीं ये गुर्दों की बीमारी की वजह से तो नहीं पैदा हो रहा। अब बहुत से हमारे यहाँ पेशेंट ऐसे आते हैं जो उनको मालूम भी नहीं होता कि उनको ब्लड प्रेशर बढ़ा है उनको सिर्फ ये सर में दर्द, हेडेक्स की कंप्लेंट रहती है, इसके लिए वो ओवर द काउंटर मेडिकेशन लेते रहते हैं और ब्लड प्रेशर भी चेक नहीं करवाते। तो ऐसी कोई कैफियत हो कि आपको मुसलसल हेडेक्स हो रही हैं, फ्रीक्वेंट सर में दर्द रहने लगा है, तो प्लीज अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं, और जब आपको पता चले कि आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो जरूर अपने गुर्दों का भी मुआयना करवाइए। बिल्कुल, आपकी एडवाइसेस बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, और ये वही बात है कि वो हेडेक को लोग आम समझ के इग्नोर कर रहे होते हैं, ओवर द काउंटर ड्रग्स ले रहे होते हैं, और फिर एक वो साइकिल चलती है। अच्छा, जैसे आपने इनिशियली बोला कि जो रीनल स्टोन्स हैं या किडनी के जो पथरी है वो बहुत कॉमन है पाकिस्तान में, तो उसके क्या सिम्टम्स हैं और वो क्यों कॉमन है? ऐसा हम क्या कर रहे हैं या ऐसी क्या चीज हम कर रहे हैं वो रिस्पेक्टर जो जिससे हम बच सकते हैं, और वो अगर हम सही कर दें तो मे बी उसका इंसिडेंस कम हो जाए? जी, तो पाकिस्तान दुनिया के उस हिस्से में शामिल है जिसको हम अपनी जुबान में स्टोन बेल्ट कहते हैं। तो पाकिस्तान स्टोन बेल्ट में शामिल होता है, यानी कि यहाँ पे, और ख़ास तौर पे ये जो पाकिस्तान के जनूबी उस हिस्से हैं जैसे सिंध और बलूचिस्तान है, यहाँ का जो मौसम है बहुत ड्राई, बहुत हॉट, बहुत ह्यूमिड, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। और हमारा चूंकि एग्रीकल्चरल जो है वो कंट्री है, तो लोग ज़्यादातर धूप में घरों से बाहर काम करते हैं जो हमारी आम आवाम है, और उसके साथ इतनी गर्मी में पानी का इस्तेमाल ठीक से नहीं होता। फिर हमारी कुछ डाइटरी हैबिट्स ऐसी हैं, जैसे हम गोश्तखोर कौम है, गोश्त खाने का बहुत जो है वो रुझान है, और एक एक वक्त में काफ़ी ज़्यादा मिकदार में गोश्त जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो है वो कुछ और चीज़ें हैं, जैसे जेनेटिक्स जो होती हैं, यानी कि आपकी मौरूसी तौर पे भी गुर्दों की स्टोन्स की बीमारी आपको हो सकती है। तो आपकी फैमिली मेंबर में अगर किसी को है स्टोन की बीमारी, तो आपके जीन्स में वो बीमारी हो सकती है। कोई ऐसा नुक्स हो सकता है जिसकी वजह से आपके स्टोन बनने की जो है वो टेंडेंसी ज़्यादा हो। तो बेसिकली स्टोन बनने का जो जो वजह होती है वो एक आप समझ सकते हैं कि आपके यूरिन में जो नॉर्मल केमिकल्स का बैलेंस है वो तवाज़ुन जो है वो ख़राब हो जाता है। तो कुछ ख़ास किस्म के केमिकल्स की मिकदार बढ़ जाती है यूरिन में, जिसकी वजह से ऐसी ऐसी चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं। इसके अलावा आम आवाम में ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल, चाय तो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा पी जाती है।
तो ये रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो स्टोन्स का बायस बन सकते हैं। इसके अलावा इंडिविजुअल केसेस में अलग अलग वजूहत होती हैं। कुछ वजूहत हैं जो फैमिलीज में रन करती हैं, लेकिन जो आम आवाम के लिए जो जनरल रीजंस हैं स्टोन बनने की वो ये हैं। अब आपने अलामात का भी पूछा, तो स्टोन बनने की जो अलामात है वो हम में ज़्यादातर लोग हमारे जानते ही हैं कि दर्द होता है कमर में, जो कि आपकी कमर से पिछले हिस्से से पेट के आगे हिस्से की तरफ, अगले हिस्से की तरफ आना शुरू होता है। कुछ लोगों को पेशाब में तकलीफ होती है, बार बार पेशाब आता है, जलन होती है, कुछ लोगों के पेशाब में खून भी आता है। तो स्टोन डिजीज़ का जो है वो जो एक एडवांटेज हम कह सकते हैं वो ये है कि चूंकि इसमें मरीज को अमूमन तकलीफ होती है, हर केस में नहीं लेकिन ज़्यादातर केसेस में तकलीफ होती है, तो अक्सर ये पता चल जाता है कि स्टोन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका प्रॉपर इलाज और उसका कंप्लीट इलाज के बन क्यों रहे हैं और उसका किस तरह से मुस्तकिल हल निकालना है वो अक्सर नहीं हो पाता। तो एक स्टोन बना, उसको वक्ती तौर पे देख के दवाई ट्रीट कर दिया गया, ड्रिप लगा दी, पेन किलर दे दिया, वो निकल गया, ठीक हो गया, फिर एक दोबारा स्टोन बन गया। तो ये इट गोज ऑन एंड ऑन। तो ये एक वो चीज़ है जिसमें आपको अपने स्पेशलिस्ट से रब्ता करना है, ताकि वो जो स्टोन मौजूद है जो तकलीफ दे रहा है उसके इलाज के अलावा ये वजह भी दरियाफ्त करे कि स्टोन आपको हो क्यों रहा है, ताकि आइंदा स्टोन बनने से उसको रोका जा सके और प्रिवेंट किया जा सके। ठीक। तो डॉक्टर सोनिया, एक मैंने जो सिम्टम आपकी बातों में सुना विच वाज कॉमन इन ऑल द कंडीशंस इज पेन। तो यूजुअली जब पेन होता है तो मरीज ज़ाहिर है उसको रिड्यूस करने के लिए या तो खुद से दवा ले लेता है या फिर डॉक्टर के पास चला जाता है। अब हमारे यहाँ लोगों को बहुत आदत है खुद से दवाएं लेने की। और फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे किसी रिश्तेदार का पेन फलानी दवा से ठीक हो गया तो वो पूरा खानदान क्योंकि एक पे काम कर गई तो वो दवा सारे ले रहे होते हैं। तो ये सेल्फ मेडिकेशन जो है ये हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। तो क्या आप कुछ ऐसी दवाइयाँ बताना चाहेंगी जो कि हम बहुत कॉमनली लेते हैं, उनको हम बहुत ही इजी लेते हैं, कैजुअली लेते हैं और कभी भी नहीं सोचते कि इनके कोई साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं और वो इन टर्न हमारी किडनी के ऊपर भी इफेक्ट कर रहे होते हैं? थैंक यू हिना फॉर ब्रिंगिंग दिस अप। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने रेज किया, और इसकी जो अवेयरनेस लोगों में पैदा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि गैर ज़रूरी बिला वजह एंटीबायोटिक्स और बहुत ज़्यादा पेन किलर्स का इस्तेमाल। तो जहाँ हम रिस्क फैक्टर्स की बात कर रहे थे उसमें ये चीज़ भी समझनी ज़रूरी है कि मुसलसल पेन किलर्स का इस्तेमाल, क्योंकि आप कह सकते हैं कि तकरीबन 90% के करीब जो पेन किलर्स इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं वो गुर्दों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं, और उनका मुसलसल इस्तेमाल, अनसुपरवाइज्ड यूज़ कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं किया और आप मुसलसल लेते चले जा रहे हैं, ये भी गुर्दों के फेल होने की एक वजह बनता है। और हमारे पास मरीज आते हैं स्पेशली ख़वातीन और हमारे जो बुज़ुर्ग हैं जिनको घुटनों में तकलीफ रहती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस का मर्ज होता है, तो वो उनको आदत बन चुकी होती है कि सालों से अपनी जो है वो दर्द को ख़त्म करने के लिए दर्द की दवाइयाँ, पेन किलर्स इधर से लेके खा ली। जैसे आपने कहा कि एक फैमिली मेंबर को फ़ायदा हुआ तो वो दूसरे ने भी ले ली, तीसरे फैमिली मेंबर ने कोई और दवा बताई तो वो भी इस्तेमाल कर ली। तो ये सालों साल वो जब दवाई इस्तेमाल करते रहते हैं ये पेन किलर्स, और तो फिर इवेंचुअली पता चलता है जी कि तो गुर्दों पर इफेक्ट कर चुकी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है और उस वक्त वो जो मर्ज होता है ना वो रिवर्सिबल नहीं रहता, और फिर अनफॉर्चुनेटली गुर्दे फेल हो जाते हैं, डायलिसिस की तरफ जाना पड़ता है। उस वक्त फिर लोग परेशान होते हैं जी हमारे तो गुर्दे एकदम से कैसे फेल हो गए। तो वो एकदम से नहीं, वो सालों साल से चल रहा है। जो पेन किलर्स आप ले रहे थे वो नुकसान कर रहे थे, कोई उसका चेकअप नहीं हो रहा था, आपके गुर्दों का चेकअप मुआयना नहीं हो रहा था, और वो करते करते जो है वो मामला जब गुर्दे फेल हो जाते हैं तब मरीज को कोई अलामात शुरू होती हैं, तो उसके बाद वो फिर डॉक्टर से रब्ता करते हैं। इसी तरह जो गैर ज़रूरी एंटीबायोटिक है, जिसको भी ज़रा सा गला ख़राब होता है, नज़ला होता है, वह फ़ौरन से जाकर एक एंटीबायोटिक लेके इस्तेमाल करता है, और उसका कोर्स भी पूरा नहीं करते ना, 2 दिन 3 दिन लेके फिर छोड़ देते हैं। तो उससे जहाँ गुर्दों को भी नुकसान हो सकता है, वहाँ जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो पैदा होती है, जो कि आजकल की हमारी जो मेडिकल साइंस है उसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज जो डॉक्टर्स के लिए है, वो एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंट है, क्योंकि हम हर वक्त एंटीबायोटिक्स लेते हैं बगैर डॉक्टर से पूछे हुए, और वो बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस बनती है।
कंप्लीटली अग्री डॉक्टर सोनिया। और आई थिंक अब ये वक्त आ गया है कि लोगों को रियलाइज करना चाहिए कि डॉक्टर से पूछना ज्यादा बेहतर है, बजाय हम फेसबुक व्हाट्सएप इधर उधर लिख के अपने सवालात करते हैं और नॉन डॉक्टर्स की बातों को हम बहुत क्विकली जो है अपना लेते हैं बगैर सोचे समझे कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अच्छा, हमने अपनी गुफ्तगू में मुसलसल एक वर्ड यूज किया, किडनी फेल होने का और गुर्दे फेल होने का। तो अब जो हम सुनते आते हैं कि हार्ट फेल हो गया तो उससे तो लोग फौरन मर जाते हैं, लेकिन किडनी फेल होने के बावजूद भी लोग जिंदा रह सकते हैं। तो ये एक्चुअली आप डिफाइन करेंगे कि किडनी फेल होना क्या चीज होती है, और अगर ये हो जाए या होने की तरफ इंसान जा रहा हो तो फिर करना क्या होता है? सो डॉक्टर, ना किडनी जो डिजीज होती है इसकी मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं, और उसमें हम गुर्दों की जो काम करने की सलाहियत है, जो कि हम फीसद के हिसाब से या परसेंटेज के हिसाब से बताते हैं, उससे वो हम स्टेजेस को डिफाइन करते हैं। तो जब किसी के गुर्दे 15% से कम काम कर रहे होते हैं, दोनों गुर्दे मिलाकर 15% से जब कम काम कर रहे होते हैं, जो कि एक ब्लड टेस्ट में पता चल जाता है हमें, तो उसमें हम कहते हैं कि अब वो आप किडनी फेलियर की स्टेज पर पहुंच गए हैं। किडनी फेलियर से मुराद ये होती है कि अब आपके गुर्दों की जो काम करने की सलाहियत है उसमें इस हद तक कमी आ चुकी है कि अब अगले कुछ वक्त में आपको अपनी ज़िंदगी का निज़ाम चलाने के लिए किसी किस्म की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको अमूमन हम डायलिसिस के नाम से जानते हैं। अच्छा, किडनी फेलियर के हवाले से एक बहुत जो मिथ है, जो बहुत कॉमन चीज़ है, वो भी मैं यही बताना चाहूँगी। वो ये है कि लोग पेशेंट आते हैं हमारे पास, वो कहते हैं आप कैसे कह रहे हैं हमारे किडनी फेल हो गए, हमें तो यूरिन बिल्कुल सही आता है। तो कहने का मकसद ये है कि गुर्दों को अल्लाह ताला ने इस तरह से बनाया है कि उनके बेशुमार अफ़ाल हैं, बहुत सारे फंक्शंस हैं, जिनमें से पेशाब बनाना सिर्फ एक फंक्शन है। इसके अलावा बीसियों काम हैं जो हमारे गुर्दे करते हैं। खून की सफाई करते हैं, खून में तेजाबियत का लेवल बरकरार रखते हैं, खून में नमकियात का लेवल बरकरार रखते हैं, जिस्म में पानी का तवाज़ुन बरकरार रखते हैं। बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो गुर्दों में पैदा होते हैं और जो कि जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो पेशाब आना बहुत सारी चीज़ों में से सिर्फ एक पार्ट है गुर्दों का जो वो करते हैं। तो ये मुमकिन है कि आपको डायग्नोज किया जाए कि आपको किडनी फेलियर हो गया, आपके गुर्दे फेल हो गए हैं और आपको पेशाब ठीक आ रहा हो। तो पेशाब बंद होना, पेशाब में कमी होना ज़रूरी नहीं होता किडनी फेलियर को डायग्नोज करने के लिए। तो एक सिंपल ब्लड टेस्ट होता है, उससे आपका अंदाज़ा लगा जाता है कि आपके गुर्दे कितने फीसद काम कर रहे हैं। अगर 15% से कम है तो आप किडनी फेलियर का शिकार है। अच्छा, अब वैसे तो कोई भी मर्ज अच्छा नहीं है, लेकिन गुर्दों की बीमारी में किडनी फेलियर की जब आप टर्म को सुनते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि उम्मीद खत्म हो गई, अब कोई रास्ता नहीं रहा, अब जिंदगी खत्म हो जाएगी। ऐसी बात नहीं है। गुर्दों के फेल होने के बावजूद आदमी नॉर्मल और या नॉर्मल के करीब की जिंदगी गुजार सकता है। शर्त ये है कि आपको जो भी ट्रीटमेंट आपके डॉक्टर ने एडवाइस किया है, आपके नेफ्रोलॉजिस्ट ने एडवाइस किया है, चाहे वो डायलिसिस हो या उन्होंने आपको किडनी ट्रांसप्लांट का, क्योंकि यही दो ऑप्शन होते हैं किडनी फेलियर के बाद, इन्हीं दो में से पेशेंट को कोई ऑप्शन दिया जाता है। अब उस पर डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है, सूरत हाल कैसी है। तो वो जो भी इलाज आपको बताया जाए डायलिसिस की सूरत में या ट्रांसप्लांट की सूरत में, वो बर वक्त कराना ज़रूरी है ताकि ज़िंदगी की जो क्वालिटी है उसको बरकरार रखा जा सके। हमारे यहाँ लोग जो डॉक्टर कहते हैं उनको अब आपको डायलिसिस पे जाना है, अब आप डायलिसिस पे जाने वाले हैं, वो डॉक्टर के पास जाना छोड़ देते हैं, किसी दूसरे डॉक्टर के पास चले जाते हैं जो उनको कह देता है कि शायद अभी जरूरत नहीं है, अभी रुक जाए, और डिले होता है। फिर वो तीसरे के पास चले जाते हैं। तो इवेंचुअली वो करते 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 जब डायलिसिस स्टार्ट करते हैं उस तक जिस्म में ऐसी खराबियां हो चुकी होती हैं कि बेहतरी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो किडनी फेलियर से घबराए नहीं। अगर ये आपको टर्म डॉक्टर ने बताई है तो उसमें हमारे पास होप बाकी है, और आप अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। हम डायलिसिस कर सकते हैं, हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, ताकि ज़िंदगी जो है वो नॉर्मल तरीके से जारी रह सके। अच्छा डॉक्टर सोनिया, कभी कभी कोई ऐसी डिजीजेस भी होती हैं जिसके अंदर टेम्परेरीली सिर्फ डायलिसिस होता है, और जैसे हम जो बात करें वो तो क्रॉनिक किडनी डिजीज की बात करें, लेकिन कोई ऐसी भी डिजीजेस होती हैं जिसमें बहुत कुछ अरसे के लिए डायलिसिस करना और फिर वो खत्म हो जाए?
जी है ना। सो अक्सर पेशेंट मेरे पास आते हैं जी, वो डॉक्टर साहब हमारे फला फैमिली मेंबर का आपने इलाज किया था तो उनका तो डायलिसिस 1 महीने के बाद खत्म हो गया था, तो आप ऐसे कैसे कह रही हैं कि हमारा डायलिसिस होता रहेगा, हम तो बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं। तो बात यह है कि गुर्दों की बहुत सारी बीमारियां होती हैं। एक जो टाइप है जिसको हम क्रॉनिक किडनी डिजीज कहते हैं, जो साल साल चलने वाली बीमारी होती है, और एक होती है जिसको कहते हैं एक्यूट किडनी इंजरी, यानी कि आपके गुर्दों का जो फंक्शन है वो चंद दिनों में ही किसी वजह से मुतासर हुआ है। मिसाल के तौर पे जैसे लोगों को वो कॉलरा हैजा होता है, बहुत ज्यादा वॉमिटिंग या डायरिया होता है जिसमें पानी की शदीद कमी हो जाती है, और अगर बर वक्त उनको तिब्बी इमदाद ना मिले तो फिर वो गुर्दे उनके काम करना छोड़ देते हैं। तो अमूमन ये 80-85% मरीजों के अंदर रिवर्सिबल होता है, यानी कि बेहतर होने के चांसेस होते हैं। इसी तरह कुछ जैसे किसी का बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है, या जो है किसी को किसी दवा की वजह से रिएक्शन हो गया है, और या फिर ये है कि किसी और वजह से बॉडी में कोई इन्फेक्शन हुआ है जिसने पूरे जिस्म को अपनी लपेट में लिया है, तो गुर्दे भी उसकी लपेट में आ सकते हैं। तो इसको हम एक्यूट किडनी इंजरी अपनी ज़बान में कहते हैं, यानी कि गुर्दों की खराबी का अमल जो है वो चंद दिनों के अंदर अंदर हुआ है। और ऐसे केसेस में, ज़्यादातर केसेस में 80-85% केसेस में उम्मीद होती है कि 4 से 6 हफ्ते के अंदर रिकवरी का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को टेम्परेरली या वक्ती तौर पे डायलिसिस की ज़रूरत बाज़ केसेस में पड़ सकती है, जो कि फिर बाद में जाके ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि हर केस एक जैसा नहीं होता। आप अपनी बीमारी को किसी दूसरे की बीमारी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, आप अपने ट्रीटमेंट ऑप्शन को किसी और के ट्रीटमेंट ऑप्शन के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, और हर केस को अलग अलग तरीके से इंडिविजुअली हमें देखना और हैंडल करना होता है। बिल्कुल। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप समझें, जब भी आपके डॉक्टर आपको कोई इलाज बता रहे हैं तो आप उनसे पूछें और समझने की कोशिश करें कि ये हुआ क्या है, बजाय इसके कि बस जहां आपने डायलिसिस का या किडनी फेलियर का नाम सुना और आपने डॉक्टर तब्दील कर दिया। तो एक बड़ी वजह भी है कि हम लोग जो है बहुत क्विकली अपने डॉक्टर जो है वो स्विच करने शुरू हो गए हैं, और उसको डॉक्टर शॉपिंग भी कहते हैं कि एक डॉक्टर नहीं समझ आया तो हम उससे फर्दर सेकंड क्वेश्चन करने की जहमत भी नहीं करते, और हम फौरन से दूसरे के पास जाते हैं। और फिर जाहिर है इसकी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो पहले डॉक्टर के पास होती है, जिसके ऊपर डिसीजन लिया गया होता है, वो सारी मिस हो जाती है। फिर वो री इन्वेस्टिगेट हो रहे होते हैं और उसमें टाइम और पैसा जाया हो रहा होता है। अच्छा, एक मैं सवाल ये पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से आपने बताया कि एक्यूट रीनल इंजरीज भी होती हैं जो कि टेम्पोररीली होती हैं, रिवर्सिबल होती हैं, और उसके अंदर आपकी किडनी वापस भी आ जाती है, जाहिर है अपने फंक्शन रीगेन कर लेती है। कुछ जाहिर है आपने बताया कि जिसके हम बारे में बेसिकली बात करेंगे, क्रॉनिक किडनी डिजीजेज होती हैं जिसके अंदर फिर वो किडनी वापस सही नहीं हो सकती और फिर वो खराबी की तरफ चली जाती है। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि ऐसी हम क्या तब्दीली लाएं अपने लाइफस्टाइल में कि जो है हम इन तमाम चीजों से ही थोड़े दूर हो जाएं, और हम क्या ऐसा गलत करें। ज़ाहिर है आपका एक्सपीरियंस है, आप इसी लाइन के सारे मरीज देख रही होती हैं, तो कोई आप ऐसी चीज बताना चाहेंगे जो आपने खुद ही देखा हो कि ये बहुत कॉमन है पाकिस्तानी अवाम में, या आपकी जो पर्टिकुलर जो लोग आ रहे हैं और वो सारे जो हैं वो मिस कर रहे हैं, तो हम क्या चीज ऐसी अपनाएं जिससे हम ये सारी चीजों से थोड़ा दूर हो जाएं। थैंक यू ना, बहुत अच्छा सवाल है आपका। अब जो हमने सबसे पहले तो इसमें जो चीज़ है वो है जो हमने शुरू में रिस्क फैक्टर्स की बात की थी। तो आप अपने आप को खुद देखें, खुद स्क्रीन करें कि अगर आपको वाकई इनमें से कोई ऐसा रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से आपको गुर्दे का मर्ज होने का खतरा लाहक है, तो अपनी स्क्रीनिंग, यानी कि मर्ज पैदा होने से पहले टेस्ट करना और उसको फिर मुसलसल टेस्ट को करते रहना। जैसे फॉर एग्जांपल जो शुगर के मरीज हैं, उनको चाहे कोई अलामत हो या ना हो, और चाहे उनका जो किडनी का टेस्ट है वो नॉर्मल भी हो, फिर भी हम उनसे ये कहते हैं, उनको ये एडवाइस पूरी दुनिया में दी जाती है कि वो हर साल अपना किडनी फंक्शन का जो टेस्ट है वो जरूर करवाते रहे। तो जो लोग भी इस रिस्क फैक्टर्स में शामिल हैं जो हमने अभी जिक्र किया, वो अपना स्क्रीनिंग प्रोसेस जो है वक्तन फवक्तन या जैसे भी आपका डॉक्टर एडवाइस करे, हर साल में करना है या हर 6 महीने में करना है या हर 2 साल में करना है। एक तो सबसे अहम चीज़ ये है कि रिस्क फैक्टर्स को पहचानें और अपने आप को स्क्रीन करें, और टेस्ट से ना घबराएं।
लोगों को अक्सर ये होता है जी टेस्ट कराने चाहेंगे, कुछ निकल ही आएगा। तो गुर्दों की जो बीमारियां होती हैं उनमें बर वक्त तशखीस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि जब तक मरीज को कोई सिम्टम्स आती हैं, अलामात आती हैं, तब तक इतनी देर हो चुकी होती है कि हमारे पास कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन बचता नहीं है जिससे हम उनके गुर्दों की जो है रिकवरी का प्रोसेस शुरू कर सकें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप अपने रिस्क फैक्टर को पहचानें, अपने आप को स्क्रीन करवाएं और ऐसी चीज़ों से बचें जो गुर्दों को नुकसान करती हैं, जैसे कि अभी हमने ओवर द काउंटर जो मेडिकेशंस हैं, स्पेशली पेन किलर्स हैं और एंटीबायोटिक्स हैं। अच्छा, और एक और चीज़ हमारे यहाँ ये देसी दवाइयों का भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड है जी, हकीम की दवाई खा ली और हमने ऑल्टरनेटिव मेडिसिन ले ली। तो इन दवाइयों में भी हैवी मेटल्स शामिल हो सकते हैं जो कि गुर्दों को ख़राब कर सकते हैं और गुर्दों को फेल करने का बायस बन सकते हैं। और जहाँ तक मुमकिन हो सके, जहाँ तक पॉसिबल हो सके, ऐसी चीज़ों से बचें, ऐसी दवाइयों से बचें जिनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो आपको नहीं पता। बहुत से लोग पूछते हैं जी हम ये जड़ी बूटी खा लें, वो जड़ी बूटी खा लें। मोरिंगा का एक बड़ा ट्रेंड चला हुआ है खाने का। तो मैं उनसे ये कहती हूँ कि जब आपको पता है कि ये सिर्फ मोरिंगा ही है या ये फलां हर्ब है या ये फलां हर्ब है एंड यू कैन रिकग्नाइज इट, तो आप ज़रूर इस्तेमाल कर लें उसका, और मॉडरेशन, इत्तेदाल में रह के हर चीज़ को इस्तेमाल करें। लेकिन जहाँ आपको नहीं पता कि आपको जो दवाई दी जा रही है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, तो उससे बच के रहें। इसके अलावा जो कुछ जर्नल प्रिकॉशंस हैं जो कि ना सिर्फ गुर्दों के हवाले से बल्कि जर्नल हेल्थ के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। उसमें तो ये एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना, कि आपकी जो ग़िज़ा है वो मुतवाज़न होनी चाहिए। ये नहीं कि गोश्त खा रहे हैं तो गोश्त ही खाते चले जा रहे हैं। बहुत से मरीज़ आके कहते हैं, जब मैं उनको कहती हूँ कि अब आपको गोश्त रिस्ट्रिक्ट करना है, तो डॉक्टर साहब हम तो रोज़ गोश्त खाते हैं, हम कैसे ज़िंदा रहेंगे गोश्त के बगैर? तो गोश्त के बगैर आदमी ज़िंदा रह सकता है। मुतवाज़न ग़िज़ा होनी चाहिए जिसमें सब्ज़ी भी हो, गोश्त भी हो, चिकन भी हो, फिश भी हो और फ्रूट्स भी शामिल हों। पानी, अगर आप अदरवाइज़ हेल्दी हैं और आपको कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें आपके डॉक्टर ने आपको पानी की रिस्ट्रिक्शन बताई है, तो आप एक सेहतमंद आदमी को दिन में इतना पानी पीना चाहिए कि उसको 24 घंटों में 1.5 से 2 लीटर के करीब जो है वो यूरिन पास हो, और यूरिन का कलर येलो, डार्क येलो ना हो, क्लियर कलर का होना चाहिए। अब कुछ लोगों को ये हर आदमी, हर एनवायरनमेंट पे और हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि उसको कितनी पानी की ज़रूरत है। तो वो जो एक जनरल रूल है जी 6 से 8 गिलास पानी पीना, तो एक रेड़ी वाला, ठेले वाला जो बाहर काम करता है, ये एक मजदूर है जो कि जून जुलाई के महीने में बाहर काम कर रहा है, उसके लिए 6 से 8 गिलास पानी बहुत कम है। तो ये चीज़ समझनी चाहिए कि 6 से 8 गिलास का रूल ऑफ थंब नहीं है, डिपेंड करता है कि आप कैसे एनवायरनमेंट में बैठे हैं, मौसम कैसा है, आपके पास वेंटिलेशन का इंतज़ाम कैसा है, आपकी जॉब की नेचर कैसी है। तो आप इतना पानी पिए कि आपको 1.5 से 2 लीटर यूरिन 24 घंटे के अंदर पास हो, और वो क्लियर रंग का हो, यानी साफ हो, उसमें येलो कलर ना हो। कुछ लोगों को 8 ग्लास से आएगा, कुछ को 12 से, या कुछ को 16 भी पीने पड़ेंगे, तो इट ऑल डिपेंड्स। तीसरी चीज़ है फिजिकल एक्टिविटी, जो कि अब बहुत ही कम हो गई है, स्पेशली ये कोरोना के ज़माने में सब लोग घरों में बैठ गए और एक्सरसाइजेस छूट गई और ये सब चीज़ें। तो 30 मिनट्स की डेली फिजिकल एक्टिविटी एटलीस्ट हफ्ते में 5 दिन करना, ना सिर्फ गुर्दों की सेहत के लिए बल्कि जनरल जो आपकी सेहत है उसकी देखभाल के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अपना वज़न कंट्रोल में रखें, आप अपना जो है नमक का इस्तेमाल कम करें। नमक बहुत ख़तरनाक चीज़ है और बहुत सारी बीमारियों का बायस बनता है, और कम नमक की आदत डालें। और इसके अलावा जो है वो स्मोकिंग से बचें, तंबाकू पान से परहेज़ करें, और गैर ज़रूरी दवाइयों से बचें। ये पेन किलर्स और हर नज़ला आया, छींक आई और जाके एंटीबायोटिक ले ली, इससे भी परहेज़ करें। सही, आपने बहुत सारी चीजें कवर कर ली। आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चंस जो फेसबुक पे अभी हमारे पास आ रहे हैं लाइव, उसमें से काफी सारी पॉइंट आउट हो चुकी हैं चीजें। कुछ लोगों ने होम्योपैथिक मेडिकेशंस के बारे में पूछा, वो आपने कवर कर लिया। कुछ लोग स्टोन्स के बारे में पूछ रहे थे, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट। अच्छा, अब मेरा जो नेक्स्ट सवाल है, ये जो अभी तक हमने बातें की, ये तमाम उन लोगों की थी जो कि अपनी सेहत का ज्यादा ख्याल नहीं रखते, ठीक है ना, तो थोड़ा सा कहीं इग्नोरेंट हो जाते हैं, थोड़ा सा वो और चीजों में बिजी हो जाते हैं और सेहत को थोड़ा सेकंड बेस पे रखते हैं। अब मैं सवाल करूंगी जो बहुत ज्यादा सेहत का ख्याल रखते हैं और उनको बहुत ज्यादा फिट रहने का शौक होता है,
और उसके लिए वो हर किस्म का डाइट प्लान फॉलो कर लेते हैं, वो खूब सारी एक्सरसाइजेस भी कर लेते हैं, और फिर उनको भी किडनी का प्रॉब्लम हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है डॉक्टर हिना जो आपने कही। जैसे मैंने कहा ना, मॉडरेशन इज द की। हर चीज इत्तेदाल में ही अच्छी लगती है। ये भी नहीं कि आप पूरे वक्त जो है वो बैठे हुए हैं और हिल नहीं रहे, और एक वो एक्सट्रीम होती है कि आप जिम कर रहे हैं और वेट्स कर रहे हैं और ट्रेनिंग कर रहे हैं और 2-2 घंटे 3-3 घंटे आपने गुजार दिए। इसमें दो चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये है कि ये जो हमारे नौजवान हैं जिनको बॉडी बिल्डिंग का बहुत शौक होता है, और उसके लिए वो अपने इंस्ट्रक्टर्स के कहने पे वो प्रोटीन शेक्स और वे प्रोटीन और पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। तो इतना ज़्यादा हाई प्रोटीन का इंटेक गुर्दों के लिए बहुत दबाव का बायस बनता है, और बास केसेस में गुर्दे फेल भी हो जाते हैं। और हमने ऐसे केसेस देखे हैं बहुत, जिनको ये प्रोटीन सप्लीमेंट्स हाई डोज में, जिसको क्रेटिन कहते हैं, वो मिले हैं और उसकी वजह से उनके किडनीज फेल हो गए। और दूसरी जो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज करना एक शॉर्ट पीरियड के टाइम के अंदर अंदर, वो भी मसल ब्रेकडाउन का बाइस बनता है। और उसकी मसल्स में से भी जो प्रोटीन या क्रिएटिन रिलीज होती है वो किडनीज में जाकर बहुत ज़्यादा दबाव का बाइस बन सकती है, और किडनी की जो नालियाँ होती हैं, ट्यूब्यूल्स होती हैं, उसके अंदर उसकी जो है ना वो कास्ट बन के फंस जाती है, और उसकी वजह से भी किडनी फेलियर के केसेस सामने आते हैं और बहुत फ्रीक्वेंटली सामने आते हैं। तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि हमारा तो हर रिलीजन भी एतदाल की बात ही करता है। तो आप हर चीज़ को एतदाल में रखें। हर चीज़ की ज़्यादती जो है वो बुरी है। ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही फिजिकली इनएक्टिव हो जाएं, और ये भी नहीं है कि आप इतने एक्टिव हों कि इतनी एग्रेसिव एक्सरसाइजेस कर लें या प्रोटीन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कर लें। तो दोनों ही चीज़ें नुकसानदेह हैं, तो बीच का रास्ता निकालना ज़रूरी है। बिल्कुल आपने सही कहा कि मॉडरेशन इज द की, और जो है हम कोई भी चीज अगर लिमिट से ज्यादा करें तो वो नुकसानदेह हो सकती है। अच्छा, एक एक मैं बहुत ही कॉमन डाइट प्लान है कीटो प्लान, जिससे बहुत क्विकली लोग जो हैं वो पतले हो जाते हैं, और वो यही सोच के वो कर रहे होते हैं कि हम क्योंकि मोटे हैं और हमको बहुत सारी डिजीजेज हो सकती हैं, तो दिस इज अ गुड प्लान जिसके हमें 3 मंथ्स में 4 मंथ्स में क्विक रिजल्ट आ जाएगा। हम अगर 150 kg हैं तो हम वापस 70-80 पे चले जाएंगे, और उसके अंदर फिर वो सारे कीटो डाइट करते हैं। तो क्या उसके अंदर कोई खतरा होता है हमारी किडनी को? बिल्कुल हो सकता है ना। कोई भी चीज जो आपका अनहेल्दी तरीके से वेट लॉस करवाती है वो कभी भी आपकी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं हो सकती है। आप जब भी किसी फिटनेस इंस्ट्रक्टर के पास जाएं या किसी न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन के पास जाएं, तो वो आपको वेट लॉस का टारगेट, एक सेफ टारगेट देते हैं कि आप इतने पाउंड्स या इतने किलोज ओवर दिस पीरियड ऑफ टाइम लूज कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप लूज करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो कीटो करें या इस किस्म की डाइट्स जो पहले भी आई थी वो करेंगे, वो आपकी बॉडी के लिए नुकसान का सबब बन सकती हैं। और स्पेशली कीटो में कुछ वो प्रोटीन का भी इंटेक ज़्यादा रखते हैं लोग। जैसे पहले वो एक एटकिंस डाइट भी आई थी। तो वही बात है कि हर चीज़ को इतदाल में रखें, और इस तरह से एक हेल्दी तरीके से एक प्रॉपर फिटनेस इंस्ट्रक्टर या एक न्यूट्रिशनिस्ट की ओपिनियन लेने के बाद अपना डाइट प्लान शुरू करें। सिर्फ व्हाट्सएप पे भेजे हुए मैसेजेस, फॉरवर्डेड मैसेजेस और फेसबुक पे पढ़ के, या किसी का पर्सनल एक्सपीरियंस, वही बात जो आपने मेडिकेशन की कही थी कि ये दवा से मुझे फ़ायदा हुआ था तो मैं ये ले लेता हूँ, इसी तरह के मेरी खाला का वेट इससे कम हो गया था तो मैं भी यही वाली डाइट कर लेती हूँ, मेरा भी वेट कम हो जाएगा। तो दैट इज़ वेरी अनहेल्दी। वो जो चीज़ एक दूसरे के लिए शायद ठीक हो वो शायद आपके लिए ठीक ना हो। तो कभी भी जो है, जिस तरह सेल्फ मेडिकेशन बुरी है, इसी तरह से ये अपने डाइट प्लान्स खुद ही बनाना और खुद ही अपना वेट लॉस शुरू कर देना, ये भी बुरा है। आपको प्रॉपर इसकी कंसल्टेशन करनी चाहिए, जो आपको आपके टारगेट्स के हिसाब से कि आपको कितने अरसे में कितना वेट लूज करना है, उस हिसाब से आपकी डाइट को बना के दें, और इसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल आपने सही कहा कि देखें हर चीज के लिए प्रोफेशनल्स अवेलेबल हैं। अब तो माशाल्लाह पाकिस्तान में इतनी अवेयरनेस आ गई है, हमारे पास प्रॉपर एजुकेटेड डाइट प्लानर्स भी हैं, डाइटिशियंस भी हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, जो कि हॉस्पिटल्स में हमें इजीली मिल जाते हैं।
तो खुद से कुछ ना करें। बार बार हम यही बोलते हैं कि प्लीज प्रोफेशनल से पूछें, जो जिन्होंने इसमें तालीम हासिल की है, जिनको इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में, जिन्होंने पढ़ा है इसके बारे में, उनसे पूछें, बजाय इसके कि नॉन डॉक्टर से या नॉन प्रोफेशनल से आप बात करें। उससे डेफिनेटली आपको नुकसान ही ज्यादा होता है, बिकॉज उनको प्रोज एंड कॉन्स नहीं पता होते कि इसका फायदा कितना हम पहुंचा सकते हैं, और मॉनिटर करे बगैर चीजें कर रहे होते हैं। अच्छा, तो अब हम बस वाइंड अप करने की तरफ आ रहे हैं। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही थी डॉक्टर सोनिया के, जाहिर है आपने बहुत सारे लोगों को देखा है इतने अरसे में, इतने सालों से आप जाहिर है एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट काम कर रही हैं। तो आपने कोई कॉमन मिथ्स देखी हैं जो कि आप एड्रेस करना चाहती हैं, जो हमारी आवाम बहुत एक कोई नॉर्मल चीज से हट के बात कर रही हो, और फिर एक होता है ना ड्यूरिंग क्लिनिक आप उसको बहुत इजीली बस्ट भी नहीं कर सकते उसको, कि हम एकदम से इसका बिलीफ खत्म कर दें तो फिर ये क्या समझेंगे, तो हम काइंड ऑफ इग्नोर कर जाते हैं। लेकिन आई थिंक दिस इज अ गुड प्लेटफॉर्म जिसके अंदर आप वो तमाम जितना आपने इतने सारे अरसे में सुनी होंगी बातें, वो आप एड्रेस कर सकते हैं। बिल्कुल है ना। अब इसमें दो तीन चीजें ही हैं, जो कि एक का तो मैंने जिक्र भी किया कि जब पेशेंट को कहा जाता है आपके गुर्दे फेल हो गए, तो वो कहते हैं नहीं नहीं हमें तो यूरिन तो बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो एक तो ये मिथ जो है ये बहुत ज्यादा कॉमन है कि गुर्दों का काम सिर्फ पेशाब बनाना ही है। तो प्लीज इसको समझने की जरूरत है कि गुर्दों के बहुत सारे काम है और उनमें से पेशाब बनाना सिर्फ एक काम है। तो ऐसा मुमकिन है, क्वाइट पॉसिबल कि आपके गुर्दे फेल हो चुके हों और आपको यूरिन ठीक तरीके से आ रहा हो। तो एक तो ये चीज है जो बहुत कॉमनली मैं सुनती हूँ कि मरीजों को यकीन नहीं आता। दूसरा, चूंकि सिम्टम्स नहीं होते और पेशेंट अपने आप को दिखा भी नहीं रहे होते, स्क्रीन नहीं करा रहे होते, और वो एकदम से पता चलता है जब सिम्टम्स शुरू होते हैं तो उससे पता चलता है जी कि अब तो वो किडनी फेलियर हो गया। तो वो कहते हैं जी एकदम से कैसे गुर्दे फेल हो सकते हैं। तो उसकी एक मिथ जो है ये बहुत कॉमन है, वो ये है कि गुर्दों के अमराज साइलेंट होते हैं अदर देन द स्टोन डिजीज, जिसमें कोई मरीज को अलामत हो सकती है, लेकिन बाकी ज्यादातर गुर्दे के अमराज साइलेंट होते हैं, उसकी कोई अलामत नहीं होती। और अलामत उसी वक्त शुरू होती हैं जब गुर्दों का फंक्शन 20% या 10% के करीब रह जाता है। जो इसमें तीसरी चीज है वो ये है कि जब हम पेशेंट्स को बताते हैं कि आपके अब किडनी फेल हो गए हैं और अब आपके पास डायलिसिस का ऑप्शन है या ट्रांसप्लांट का ऑप्शन है, तो उसको लोग एक्सेप्ट नहीं करते। डॉक्टर साहब अभी आप दवाइयों पे रखें, डॉक्टर साहब अभी आप दवाइयों पे चलाएं, डॉक्टर साहब आप कर सकते, हमें डायलिसिस नहीं कराना, क्योंकि जिनका डायलिसिस होता है उनकी डेथ हो जाती है। हमारे फलां थे, उन्होंने भी डायलिसिस शुरू कराया था, उसके बाद वो बिस्तर से लग गए, वो तो कोई जिंदगी रहती नहीं है, और फिर उसके बाद जो है डायलिसिस करने से तो लोग मर जाते हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा कॉमन मिथ है जो हमारे यहाँ देखने में आती है। और इसमें मैं हमेशा यही कहती हूँ अपने पेशेंट्स को कि देखिए डायलिसिस एक तरीका इलाज है। इलाज करने से हालत मरीज की ख़राब नहीं होती है, इलाज करने से मरीज मरता नहीं है। जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आपने मर्ज को इतना डिले किया है, उसके ट्रीटमेंट को टाइम पे शुरू नहीं किया कि अब वो मर्ज आपके जिस्म को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा चुका है। तो अब आप डायलिसिस करवाएं या ना करवाएं, दोनों सूरतों में सेहत खराब होनी है और खुदा न खास्ता मौत वाक़या हो जाएगी। तो ये डायलिसिस का वो नहीं है, और डायलिसिस का लोगों को बहुत ज़्यादा खौफ है, बहुत ही ज़्यादा। जहाँ हम डायलिसिस का नाम लेते हैं पेशेंट्स लिटरली मैं आपको बताऊं कि रोने लगते हैं, हाथ जोड़ने लगते हैं। हमारे लिए भी एक वो सूरत हाल को हैंडल करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं यही, जैसे मैंने अभी पहले भी कहा कि गुर्दों की बीमारी में होप कभी भी ख़त्म नहीं होती, उम्मीद कभी ख़त्म नहीं होती। खुदा न खास्ता आपका हार्ट फेल हो गया, आपके लंग्स फेल हो गए, लिवर फेल हो गया, लिवर फेल में भी लिवर ट्रांसप्लांट ऑप्शन होता है लेकिन वो बहुत इजीली वाइडली अवेलेबल नहीं है। तो बाकी अज़ा के फेल होने में तो ज़िंदगी ख़त्म होने की उम्मीद हो जाती है। लेकिन गुर्दों के मर्ज ऐसे हैं कि आप टाइम पर अपना ट्रीटमेंट करा लें, टाइम पे डायलिसिस करा लें, और ज़्यादा बेहतर है कि अगर आप ट्रांसप्लांट के लिए फिट हैं तो आप ट्रांसप्लांट करवा लें, तो आप तकरीबन नॉर्मल के करीब अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन शर्त सिर्फ यही है कि डिले ना किया जाए, मर्ज को लेट ना किया जाए, इलाज को टाइम पे शुरू किया जाए। अब डायलिसिस एक डॉक्टर ने बोल दिया, अब हम दूसरे डॉक्टर के पास चले जाएंगे, दूसरा भी बोलेगा तो कोई बात नहीं, हम तीसरे के पास चले जाएंगे।
वो तीसरा कहेगा नहीं नहीं अभी मैं कुछ अर्से आपको दवाइयों पे चला लूंगा। अब वो आप हो सकता है आप उस वक्त दवाइयों पे ना चल सकते हो, क्योंकि जाहिर है जितना अरसा आप उसको डिले करेंगे आपकी बॉडी में ऐसी चेंजेस आएंगी जो वापसी नहीं हो सकती, जिनमें जो इरिवर्सिबल होती हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आप सरवाइव वैसे भी नहीं करेंगे। लेकिन वो बात डायलिसिस पर आ जाती है कि हम डायलिसिस पे गए थे तो इसलिए मरीज की हालत ऐसी हो गई और डेथ हो गई। और आखिरी चीज जो मैं कहना चाहूंगी वो ये है कि अगर हर 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 चीज का एक तरीका इलाज होता है। अगर आपको टाइफाइड है या नज़ला जुकाम है तो डॉक्टर आपको मेडिसिन लिख के देगा, वो आपको सर्जरी तो एडवाइस नहीं करेगा। लेकिन अगर आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हो गए हैं, पित्ते में पथरी हो गई है, तो उसका इलाज तो सर्जरी से ही होगा ना, उसके लिए आपको मेडिसिन तो नहीं दी जा सकती। इसी तरह जब गुर्दों के मर्ज इस स्टेज पर पहुंच जाते हैं कि अब दवाइयों पे इलाज नहीं हो सकता, तभी आपको डायलिसिस कहा जाता है। तो मेडिसिन सर्जरी की तरह डायलिसिस भी एक तरीका है, इलाज है, तो उससे घबराए नहीं। इलाज कभी भी मरीज की हालत खराब नहीं करता, लेकिन मर्ज को डिले करना और बहुत देर से इलाज शुरू करना यकीनन मरीज की हालत खराब कर सकता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और थैंक यू फॉर कवरिंग ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। आई थिंक इन मिथ्स के साथ ही आपने बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स कवर कर लिए हैं जो बहुत सारे लोगों के दिल में ये सवाल रहते हैं। अच्छा, ये बातें सुनते हुए मुझे कुछ क्वेश्चंस जो और मेरे दिमाग में आए, वो ये कि डॉक्टर सोनिया, जैसे आपने कहा कि किडनी फेल हो जाती है, अब डायलिसिस होगा। तो देखें, एक आम आवाम के हिसाब से अगर हम सोचें तो डायलिसिस करवाने के साथ भी बहुत सारे इश्यूज आते हैं, जिसके अंदर एक सबसे बड़ा फाइनेंशियल फैक्टर है। ठीक है, और फिर किस हॉस्पिटल से जाके कराया जाए, नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड गुड हॉस्पिटल। तो क्या हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज हैं अवेलेबल जिसके अंदर जो अच्छी जगह है लेकिन कम पैसे हैं, या फिर गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी सहूलियात हैं जिसके अंदर हम जाके जो है डायलिसिस करवा सकते हैं? मेरी आवाज आई थी आपको, डॉक्टर सोनिया? नहीं ना, मुझे आपकी आवाज नहीं आई। प्लीज आप अच्छा, दोबारा अपना क्वेश्चन ऑल रिपीट राइट, तो करें। मे बी देयर वाज सम इंटरनेट प्रॉब्लम। हाँ, तो माय क्वेश्चन वाज कि जब हम किसी एक मरीज को बता देते हैं कि अब आपकी किडनीज फेल हो चुकी हैं और आपको डायलिसिस की जरूरत है, तो सिर्फ एक्सेप्टेंस का फैक्टर ही नहीं होता। आई थिंक इसके साथ साथ फाइनेंशियल रीजंस भी बहुत सारी होती हैं। एक ये प्रॉब्लम भी होती है कि ज़ाहिर है अब आपको लेके उस मरीज को लेके जाना है, फिर कोई एक ज़ाहिर है उसका केयर टेकर बन जाता है, फिर वो चैलेंजेस उसके साथ और ज्यादा होते हैं कि इतने घंटे का टाइम है, हमें उनके साथ इतना टाइम गुजारना है। तो इन फैक्टर्स को भी मैं एड्रेस करना चाह रही थी। और दूसरा ये कि क्या हमारे पास कोई ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे ये सस्ता डायलिसिस होता हो लेकिन अच्छा डायलिसिस होता हो? क्योंकि देखिए, हर कोई आला खान या अच्छे हॉस्पिटल्स में नहीं जा सकता। ठीक है, तो ज्यादातर हमारी जो आवाम है वो पॉवर्टी लाइन को ही टच कर रही होती है, या फिर जो अपने घर के जो पैसा है वो बहुत लिमिटेड चीजों पे यूज कर सकती है। डायलिसिस इज अ बिग यू नो डेंट ऑन द बजट जो आपका एक रूटीन का जो होता है। तो वो उसके लिए अब आप उन लोगों को क्या कहेंगे? क्या पता लोग इसलिए भी ना करा रहे हो कि पैसों का एक प्रॉब्लम मेजर आ जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने ना, आई कम्प्लीटली एग्री विद यू कि डायलिसिस की जो एक तो साइकोलॉजिकली जो लोगों को डर है, उसके अलावा जो उसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट है ना, उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ऐसी कोई फैसिलिटीज़ नहीं है जहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो फंड कर रही हो और लोग अपना अच्छी क्वालिटी का सस्ता डायलिसिस जो है वो करवा पा रहे हो। तो वो ऐसी सहूलत हमारे यहाँ पाकिस्तान में अभी अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो जो चैरिटी है, जो फिलंथ्रॉपी है, वो हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो है वो पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। तो उसकी वजह से कुछ इदारे ऐसे हैं जो ऐसे तरीके से डायलिसिस कर रहे हैं कि मरीज की जेब पर भी बहुत ज़्यादा जो है वो बोझ ना पड़े और एक अच्छा क्वालिटी डायलिसिस जो है वो भी मरीज को मिल जाए। तो ऐसी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, कराची शहर में भी बहुत हैं। पंजाब की साइड पे अगर आप बात करें तो वहाँ कुछ अच्छे सेंटर्स हैं जो गवर्नमेंट ने फंड किए हैं। तो उस चीज़ को भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि वहाँ पे गवर्नमेंट फंडेड भी कुछ इदारे जो हैं वो काम कर रहे हैं और अच्छी क्वालिटी का डायलिसिस कर रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि फाइनेंशियली भी मरीज के ऊपर बोझ होता है,
लाना ले जाना, एक केयर टेकर का साथ आना, हफ्ते में 2 दफ़ा 3 दफ़ा जाना, ये सारे बहुत बड़ी चीज़ें हैं, बहुत बड़े फैक्टर्स हैं जो कि मरीजों की डायलिसिस से जो रिलक्टेंस है उसका बाइस बनते हैं। हमारे पास अभी जो है एक सहूलत होती है जिसको होम हीमोडायलिसिस भी कहा जाता है। वो अनफॉर्चुनेटली अभी पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं है, लेकिन बहुत सारे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं यूएस वगैरह में, वहाँ पे मरीज़ अपनी घर में हीमोडायलिसिस की मशीन जो है वो ले लेते हैं और वो उसकी सेटिंग्स वगैरह करते हैं और वो अपना डायलिसिस घर पे भी कर सकते हैं। इसी तरह एक और डायलिसिस की टाइप होती है जिसको पेरिटोनियल डायलिसिस कहा जाता है, जिसमें खून नहीं जो है ना, खून का एक्सचेंज नहीं होता, इसको ब्लडलेस भी डायलिसिस कहते हैं कुछ लोग। तो इसमें जो है वो मरीज घर पे ही कुछ ज़्यादातर तो खुद ही करते हैं लोग जो इतने फिट होते हैं, या थोड़ी सी असिस्टेंस अपने किसी फैमिली मेम्बर से या केयर गिवर से लेकर अपना दिन में 2 या 3 मरतबा डायलिसिस, या जिसको हम एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड कहते हैं, वो कर सकते हैं। अगेन वो मॉडलिटी भी हमारे यहाँ पाकिस्तान में इतनी कॉमन नहीं है, और उसकी वजह यही है कि जो इसमें इक्विपमेंट यूज़ होता है, जो इसमें चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, वो हमारे यहाँ पाकिस्तान में लोकली मैन्युफैक्चर नहीं हो रही होती हैं, तो वो इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। जब ज़ाहिर है वो इंपोर्ट होगी तो उसकी कॉस्ट में जो है वो बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। तो एक ये भी वजह है कि ये चीज़ पॉपुलर नहीं हो रही। अगर ये अवेलेबल हो जाए, जैसे कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया, वहाँ पे पेरिटोनियल डायलिसिस का बहुत स्ट्रॉन्ग एक नेटवर्क मौजूद है, क्योंकि उन्होंने अपनी जो सॉल्यूशंस हैं, वो सारी चीज़ें हैं, वो लोकली बनानी शुरू कर दी है। तो इस वजह से कॉस्ट बहुत कम हो गई है, और अब उनके दूर दराज इलाके जहाँ पे मरीज डायलिसिस सेंटर खोल भी होता भी नहीं और पहुंच भी नहीं सकते ट्रैवल करके, वो वहाँ पेरिटोनियल डायलिसिस करते हैं। और जैसे ये आपका प्लेटफॉर्म है टेलीमेडिसिन का, उसके ज़रिए से वो अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से या जो भी उनकी डायलिसिस नर्स होते हैं उनसे इन टच रहते हैं और अपने प्रॉब्लम्स उनसे शेयर करते हैं, और अपना वाया टेलीमेडिसिन डायलिसिस का प्रोसेस जो है वो करते हैं। तो पाकिस्तान में ये वो चीज़ें हैं जिन पे अभी गवर्नमेंट को भी और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को भी काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली फार फ्लंग एरियाज़ में जहाँ पे ना मरीजों की पहुंच है डॉक्टर तक या डायलिसिस सेंटर तक, और ना हॉस्पिटल्स ऐसी कोई सहूलत फराहम। बिल्कुल आपने सही कहा। और आई थिंक हम लोग को जो ना पाकिस्तान में अब ये सोचना चाहिए, जिस तरीके से आपने एग्जैक्टली यू पॉइंटेड आउट राइट, जैसे कोविड के लिए भी देख लें, इंडिया हैज इट्स ओन वैक्सीन, दे आर नॉट डिपेंडिंग ऑन एनीवन। तो आई थिंक हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, वी हैव द बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर। हमारे ही डॉक्टर्स हैं जो यूएसए और यूरोप में जाके रिसर्चेस कर रहे होते हैं एंड ऑल। तो थोड़ा सा आई एम श्योर फिर वही ग्रांट्स और फंडिंग की ही बात आ जाती है कि हम पे हमें ये सब चीज़ों की कमी रह जाती है और फिर हम आगे नहीं बढ़ पाते और हम लोग खुद से अपने लिए नई चीज़ें बना सकते। तो यही जैसे आपने पेरिटोनियल डायलिसिस की बात की, अगर हम इसी तरफ आए तो बहुत सारे लोगों के लिए जो फाइनेंशियल बर्डन है हम उसको बहुत हद तक कम कर सकेंगे। और जाहिर है ये कॉस्ट बढ़ाती है ना, आपको हॉस्पिटल जाना है, आपके लिए कमरा बुक हो गया, मशीन बुक हो गई, फिर वो अगले के लिए आएगी, फिर वो साफ होगी एंड एवरीथिंग। तो ये सब चीजें फिर कॉस्ट ही बढ़ा रही होती हैं। तो जाहिर है इस बारे में सोचना चाहिए कि किस तरीके से हम लोग जो है ये कॉस्ट कट कर सकें और लोगों के लिए ये चीजें आसान बना सकें और अप्रोचेबल बना सकें, स्पेशली फॉर दोज एरिया जहाँ पे रूरल एरियाज एंड ऑल, जो कि हमारी बेसिक आबादी जो है वो उसी एरिया का हिस्सा है। अच्छा, तो एक ये सवाल आया है फेसबुक पे, इन खातून ये सुहरा हुसैन है, इन्होंने ये पूछा है कि इनके वालिद साहब जो हैं 25 ईयर्स से इनको डायलिसिस इनका हो रहा है। तो वो ये पूछ रही हैं क्या डायलिसिस के बाद कभी एक हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं हो सकता। तो मेरा भी यही सवाल है कि क्या क्रॉनिक किडनी डिजीज या अगर एक हमने किसी को डायलिसिस पे डाल दिया तो क्या दिस इज द एंड, अब वो उसकी लाइफ बहुत ही एक होता है ना बहुत ही खराब या लो स्टैंडर्ड हो जाएगी, या वो किस तरीके से अपने आप को बेटर वे में लाइफ गुजार सकते हैं, उसके लिए आपके कोई बात बताना चाहेंगे आप। तो जैसे डॉक्टर इना आपने कहा था ना कि ये किडनी अवेयरनेस मंथ है मार्च का, तो हर साल जो है मार्च का जो सेकंड थर्सडे होता है उसको वर्ल्ड किडनी डे के तौर पे मनाया जाता है, और हर साल उसका थीम होता है। तो दिस ईयर्स द थीम वाज लिविंग वेल विद किडनी डिजीज।
तो उसका जो मोटो था, जो हमारा थीम था, वो यही था कि वो लोग जो गुर्दों की बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं वो अपनी ज़िंदगी को सेहतमंद तरीके से या नॉर्मल के करीब गुजार कैसे सकते हैं, स्पेशली वो जिनका डायलिसिस होता है। तो उसमें बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जिनकी वजह से उन लोगों को ना आप इंक्लूड कर सकते हैं इन 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 जो कि आपकी नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है उसके अंदर। उसमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे इन्होंने बताया, जिनका क्वेश्चन आया कि जी वो 25 साल से डायलिसिस करा रहे, तो ये चीज़ लोगों के लिए भी एक अवेयरनेस की चीज़ है कि ये हमारे अवाम की तरफ से आई है कि डायलिसिस शुरू हुआ तो आदमी ख़त्म नहीं हो जाता। अब वो 25 साल से डायलिसिस पर है, तो यानी इतनी माशाल्लाह से वो ज़िंदगी डायलिसिस पर ही गुजार रहे हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड दिस एवरीबडी नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट। लोग यही समझते हैं डायलिसिस शुरू हुआ 1 साल 2 साल में डेथ हो जाएगी, ऐसा नहीं होता हर केस में। ज़रूरी चीज़ ये है कि आपका जो टाइम पे शुरू हो डायलिसिस, सेकेंडली आपको जितना ट्रीटमेंट आपके डॉक्टर ने एडवाइस किया है, कुछ लोगों को हफ्ते में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा या ड्यूरेशन का फ़र्क होता है 3 घंटे 4 घंटे, जितना आपके डॉक्टर ने आपको बताया है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। तीसरा ये है कि आप सेंटर जहाँ पे करवा रहे हैं, क्योंकि घर पे तो हो नहीं सकता पाकिस्तान में, तो उसकी भी क्वालिटी ऐसी हो कि आप जो है वो अच्छी अच्छी क्वालिटी का जो है वो डायलिसिस करवा सकते हैं। इसके अलावा जो आपको दवाइयाँ दी जाती हैं उनका बाकायदगी से इस्तेमाल करें। डायलिसिस मरीजों का हफ्ते में महीने में 1 दफ़ा तमाम ब्लड टेस्ट वगैरह किए जाते हैं देखने के लिए कि उनकी मेडिकेशन को किस तरह एडजस्ट करें, वो करें। और इसके अलावा ये है कि डाइट, क्योंकि डायलिसिस पे आने के बाद आपकी जो डाइट है ना वो ऑल टुगेदर चेंज हो जाती है। तो पहले मरीजों को बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, डायलिसिस पे आने के बाद अगर आप रेगुलर डायलिसिस करा रहे हैं, अच्छा डायलिसिस करवा रहे हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें डाइट में जो है ना वो इजाज़त मिल जाती है खाने की। तो वो एक डाइटिशियन के साथ या अपने नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ मिलकर एक पूरा डाइट प्लान बनाएंगे किस तरह से करना है। तो ये वो चीज़ें हैं कि अगर इंसान कर सकता है, करे, तो तकरीबन नॉर्मल के करीब ज़िंदगी गुजार सकता है। अब यूएस में जैसे होम डायलिसिस होता है, तो वो लोग रात में अपना डायलिसिस करते हैं घर में और अगले दिन वो काम पे जाते हैं, वो बिस्तर पे नहीं लेटे रहते हैं। नोबडी वुड इवन टेल कि ये मरीज जो है ये डायलिसिस का मरीज है। तो अच्छी सपोर्ट होना, अनफॉर्चुनेटली हमारा हेल्थ केयर सिस्टम ऐसा है नहीं है, कोई सोशल सपोर्ट नहीं मिलती है मरीजों को, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलती है, तो उसकी वजह से जनरली क्वालिटी ऑफ लाइफ पुअर होती है। लेकिन अगर जो जो इस वक्त दुनिया में जिसको कहते हैं ना ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस कहा जाता है किडनी फेलियर के लिए, दैट इज किडनी ट्रांसप्लांट, किडनी का ट्रांसप्लांट करवाना। लेकिन हर मरीज का किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता, उसका एक फिटनेस क्राइटेरिया होता है। तो अगर कोई ऐसी सूरत है कि आप ट्रांसप्लांट के कैंडिडेट हैं, तो फौरन जितनी जल्दी हो सके अपना किडनी ट्रांसप्लांट करवा लें। और आपको सिर्फ लाइफ लॉन्ग मेडिकेशंस कुछ खानी होंगी और कुछ डॉक्टर्स के विजिट होंगे। इसके अलावा आपकी ज़िंदगी तकरीबन एक नॉर्मल आदमी के बराबर होगी। सही, बिल्कुल। अच्छा, आपने अभी जैसे कहा कि अगर आप क्रॉनिक किडनी डिजीज है तो आप अपना किडनी ट्रांसप्लांट करवा लें। अब ये इतनी आसान बात नहीं है ना। यू ऑल्सो नो डॉक्टर सोनिया कि किडनी ट्रांसप्लांट पाकिस्तान में, आई थिंक मुझे डॉक्टर होते हुए सिर्फ कुछ इंस्टीट्यूट्स पता है जिसके अंदर या तो आप बहुत ज्यादा पैसे वाले हों या फिर आपकी किस्मत चल जाए तो फिर आपका हो सकता है। जैसे कि SIUT इज अ बिग नेम विच वी नो कि जो है ट्रांसप्लांट वहाँ पे हो जाता है लोगों का, लेकिन जाहिर है सिर्फ वो एक बंदे के लिए नहीं है, इट्स फॉर एवरीवन, एवरीबॉडी गोज देयर जो भी इस प्रॉब्लम से गुजर रहा होता है। तो हाउ इजी इट इज, जैसे आपने कहा आप किडनी ट्रांसप्लांट करवा लें, कैसे करवा लें, मतलब व्हाट इज द चैनल, कोई करे तो कैसे करे? इजी तो नहीं है, और इजी, हम तो खैर डेवलपिंग कंट्री हैं, इवन डेवलप्ड कंट्रीज में भी एक चैलेंज है। इवन डायलिसिस की केयर और डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट तक पहुंच हर मरीज के उसमें नहीं है। तो मुझे एग्जैक्टली नंबर्स तो याद नहीं है, लेकिन रफली ये था कि दुनिया में इस वक्त 850 मिलियन लोग जो हैं वो गुर्दे की किसी न किसी बीमारी का शिकार है, और उनमें से सिर्फ 7.5 या 10 लाख के करीब लोग हैं जो डायलिसिस और ट्रांसप्लांट को एक्सेस कर सकते हैं। और ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए नहीं है, ये इवन डेवलप्ड कंट्रीज के लिए भी है।
डेवलप्ड कंट्रीज में तो जिसको हम कहते हैं डिसीज डोनर ट्रांसप्लांट, के वहाँ पे एक ट्रांसप्लांट की लिस्ट बनती है डोनर्स की और रेसिपिएंट्स की, और वहाँ पे जो ब्रेन डेड डोनर्स होते हैं, जैसे किसी का एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया या कोई ब्रेन इंजरी हुई, जो अदरवाइज हेल्दी होते हैं, वो और क्या उन्होंने इजाज़त दी हो, बहुत से मुल्कों में तो आपको ऑप्ट करना पड़ता है कि आप इजाज़त देंगे या नहीं, लेकिन बहुत से मुल्कों की पॉलिसी है कि अगर आपने मना नहीं किया तो आपका ऑटोमेटिकली ऑर्गन्स जो हैं वो ट्रांसप्लांट कर दिए जाएंगे, जो कि मेरे हिसाब से एक सदका जारी है, स्पेशली हमारे रिलीजन में अगर आप बात करें तो वो अवेलेबल होती है, गवर्नमेंट की सपोर्ट होती है, और आपको जो है वो एक वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाता है। जब तक आपका उस लिस्ट में नाम नहीं आता या आपका मैचिंग डोनर नहीं मिलता तो आप उस लिस्ट में रहते हैं और डायलिसिस करवाते रहते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अभी ऐसी कोई वेटिंग लिस्ट और कोई डिसीज डोनर ट्रांसप्लांट का ट्रेंड नहीं बना अनफॉर्चुनेटली अभी तक। हमारे यहाँ जो है वो लाइव डोनर ट्रांसप्लांट होता है, यानी कि आपका कोई खूनी रिश्तेदार या फिर हस्बैंड वाइफ में से भी दोनों एक दूसरे को दे सकते हैं, जिनको हम ब्लड रिलेटिव तो नहीं कहते लेकिन इमोशनली रिलेटेड कह सकते हैं, और उनका और आपका ब्लड ग्रुप मैच करता हो, और कुछ फिटनेस के हिसाब से कुछ एक सीरीज ऑफ टेस्ट होते हैं जो किए जाते हैं, और उसके बाद जो है वो ट्रांसप्लांट का प्रोसेस होता है। अब आज से चंद साल पहले अगर आप बात करें, 5 साल 8 साल पहले तक, तो बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस थे। आप कह सकते हैं कि कराची शहर में भी शायद 1 या 2 जगह थी जहाँ पे ट्रांसप्लांट हो रहा था, और पंजाब में भी बहुत ही गिनी चुनी जगह थी। लेकिन अब ये चीज़ जो है, जो किडनी ट्रांसप्लांट है, ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है, और इवन कराची शहर में भी 5-6 इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस वक्त किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान के लोगों को केटर कर रहे हैं। शर्त यह है कि आपका डोनर अपना हो, जो खूनी रिश्तेदार हो, क्योंकि आप अपना गुर्दा किसी से खरीद के पाकिस्तान के लॉ के हिसाब से नहीं ले सकते। तो ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, लेकिन जैसे आपने SIUT की बात की, वहाँ पे वेटिंग लिस्ट है, इंतजार करना पड़ता है अपनी बारी का सब्र के साथ, लेकिन इवेंचुअली आपको कोई कुछ पेमेंट नहीं करनी पड़ती। और इसके अलावा और भी कुछ इंस्टीट्यूशंस अब ऐसे आ गए हैं जो बहुत कम पैसों में या नॉमिनल पैसों में या ज़कात और इस तरह के सदकात के फंड के जरिए पेशेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं और ट्रांसप्लांट में मदद कर रहे हैं। पंजाब में भी, इवन अब तो बलूचिस्तान में भी किडनी ट्रांसप्लांट जो है उसका प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। वो कोविड की वजह से कुछ थोड़ा सा उसमें ब्रेक आ गया, नहीं तो वो भी उनका भी अच्छा, यानी कि आप बलूचिस्तान जैसा एक पसमानदा इलाका जिसको हम कहते हैं जहाँ पे हर चीज़ बहुत देर में पहुँचती है, वहाँ तक किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो स्टार्ट किया जा चुका है। तो उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर हो रही हैं। अब डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की प्रॉब्लम्स भी हैं और वो महंगे भी बहुत हैं। तो फिर दोबारा से मैं अपने उसी मैसेज को दोहराना चाहती हूँ कि एहतियात इलाज से बेहतर है। तो जितनी ये जो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये चीज़ अप्लाई होती है ऑन किडनी डिजीजेस, मेरा नहीं ख्याल कि किसी और मर्ज पे अप्लाई होती है। तो बच्चे एहतियात करें, वक्त पे पता करें, अपने आप को स्क्रीन करें, ताकि आपको ये किडनी फेलियर और डायलिसिस और ट्रांसप्लांट तक जाने की नौबत ही ना आए। अच्छा, अब सॉरी मैं इसको थोड़ा ड्रैग करी हूँ, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ आई डिसाइड कि मुझे डोनेट करनी है किडनी जीते जागते हुए तो हाउ हार्मफुल इट इज फॉर मी? क्या मैं एक किडनी पे अपनी जिंदगी गुजार सकती हूँ, और ये मेरी लाइफ पे क्या इफेक्ट करेगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये भी एक वो चीज़ है जो हम बहुत कॉमनली सुनते हैं कि हमारे यहाँ तो ये होता है ना कि आप बेटे से गुर्दा लेने, नहीं जी बेटे से तो नहीं ले सकते, वो तो कमाता है। तो अच्छा बेटी से ले लें, नहीं जी उससे तो नहीं ले सकते, उसकी तो शादी करनी है। ठीक है, तो ये भी एक मिथ है। तो मैं ये इस आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला का निज़ाम ऐसा है कुदरत का कि आप एक गुर्दे पर भी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इस दुनिया में हर 100 में से 5 अफराद पैदाइशी तौर पे एक गुर्दे के साथ ही पैदा होते हैं, उनका दूसरा गुर्दा पैदा ही नहीं हुआ होता। लेकिन वो लोग इतनी नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं कि उनमें से मोस्टली लोगों को पता भी नहीं होता कि उनका एक किडनी मिसिंग है। किसी वजह से अल्ट्रासाउंड कराई जाए, किसी और डिजीज की वजह से, तो एकदम से चीज सामने आती है जी तो आपका तो एक ही गुर्दा है।
तो ये अल्लाह ने सलाहियत रखी है कि आप अपना एक गुर्दा अगर अपने किसी प्यारे को डोनेट कर देंगे तो वो एक बहुत बड़ी खिदमत भी है, सदका जारिया भी है, किसी की हेल्प भी है, और आपकी अपनी ज़िंदगी में उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। जो किडनी डोनर होता है उसकी कंप्लीट हेल्थ स्क्रीनिंग करवाई जाती है, यानी कि आप कह सकते हैं कि सर से पैर तक उसका हर तरह का टेस्ट हो जाता है। तो ऐसा अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, कोई मर्ज सामने आ रहा हो, तो वो तो डोनेट कर ही नहीं सकता। तो मैं अक्सर लोगों को ये कहती हूँ कि आपका जो डोनर होता है ना, वो 100% नहीं, वो 110% फिट होता है, तभी वो किडनी डोनेट कर सकता है। अभी तक दुनिया में, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट शुरू हुए भी 50-60 साल गुजर चुके हैं, पूरी दुनिया में ये प्रोसेस शुरू हो रहा, 1960s में शुरू हुआ था, तो हजारों डोनर्स की जो रिसर्च और स्टडीज अवेलेबल हैं, उन्होंने ये शो किया है कि एक्चुअली में जो डोनर्स होते हैं वो एवरेज जनरल पॉपुलेशन के मुकाबले में ज़्यादा हेल्दी लाइफ गुजारते हैं। नंबर एक, उनकी हेल्थ स्क्रीनिंग जल्दी हो जाती है, उनको सब पता होता है, और सेकेंडली दे नो कि उन्होंने एक किडनी डोनेट की है एंड दे हैव टू स्टिक टू अ हेल्दी लाइफस्टाइल। उनकी उम्रें और उनकी नॉर्मल पॉपुलेशन की निस्बत ज़्यादा होती हैं, और उनके मेडिकल इलनेसेस और प्रॉब्लम्स आम पॉपुलेशन की निस्बत कम होते हैं। तो आप एब्सोल्युटली नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ऑपरेशन के वक्त जो 4 से 6 हफ्ते की एहतियात होती है कि वजन ना उठाएं, ज़्यादा भारी काम ना करें जब तक कि ज़ख्म हील ना हो जाए, सिर्फ वो एहतियात है, उसके अलावा किसी एहतियात की ज़रूरत नहीं होती। और ये है कि हर साल में एक दफ़ा भी आपका कंप्लीट चेकअप दोबारा किया जाता है, जस्ट टू मेक श्योर कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो दिस इज देखें, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हैं तो हम ये काम जरूर कर सकते हैं कि हम डोनेशंस को थोड़ा कॉमन करें, स्पेशली जो ब्लड रिलेटिव्स हैं। तो और आई थिंक यही मेरा भी कंसर्न होगा कि इफ आई एम डोनेटिंग तो विल आई बी नॉर्मल, या मैं अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार रही हूँ कि नहीं गुजार रही हूँ। तो आई थिंक हमने काफी सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। इफ आई हैव मिस्ड एनीथिंग तो प्लीज डू ऐड। मैंने फेसबुक पे भी जितने भी लाइव क्वेश्चंस आ रहे थे सबका जवाब दिया है। एक फरा का सवाल है, जो इनकी वालदा को जो है एक स्टोन था और बड़े साइज का स्टोन था, उसके लिए स्टेंट लगाया गया था और लेजर से उसको ब्रेक किया गया था। तो उनका ये सवाल है कि ये इस ट्रीटमेंट के अंदर होता क्या है और ये फिर निकालते कब हैं स्टेंट? अच्छा, ये जो स्टेंट प्लेसमेंट है ये यूरोलॉजिस्ट की डोमेन होती है, नेफ्रोलॉजिस्ट की। अच्छा डॉक्टर सोनिया, यू आर ब्रेकिंग, आई एम नॉट एबल टू हियर यू। तो मे बी कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम है, आप स्टक हो गई हैं। थी, लेकिन जो आम तरीकेकार है वो यही है। हाँ जी, नाउ यू आर बैक। हाँ, अनम्यूट कर लीजिएगा डॉक्टर सोनिया प्लीज। जी, आई एम सॉरी, आई थिंक आई गॉट जी डिस्कनेक्टेड। हाँ, तो वो स्टेंट कुछ इंटरनेट का इशू। जी जी, तो स्टेंट की जो है वो एक मुद्दत होती है, वो आपका डॉक्टर डिसाइड करता है कि आपको कौन सी मुद्दत का स्टेंट लगेगा। कुछ लोगों को 6 महीने के लिए स्टेंट लगाया जाता है, तो उसको 6 महीने में बाहर आना होता है, वो 6 महीने से ज्यादा नहीं रह सकता। कुछ लोगों को 1 साल वाला रहने वाला स्टेंट भी लगा दिया जाता है। उसको फिर आपका डॉक्टर जिस वक्त लगाता है, आपको उस वक्त क्लियरली बताया जाता है कि अब आपका फॉलोअप इस अरसे में होगा और इतने अरसे में आपने स्टेंट वापस निकलवाने के लिए आना है। और इसके बावजूद लोग जो है वो बाज़-औक़ात भूल जाते हैं, और हमें फिर 4 साल के बाद पता चलता है कि किडनी में इन्फेक्शन हुआ, तो वहाँ तो वो स्टेंट पड़ा हुआ है जो हम निकलवाना भूल गए थे। तो प्लीज़ उसको, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, और जो भी आपके डॉक्टर ने जितनी मियाद का भी स्टेंट लगाया है उस मियाद को पूरे होने पे अपने स्टेंट को निकलवा दीजिए। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर सोनिया। आई थिंक हम लोगों ने काफी देर बात कर लिया, घंटा होने वाला और बिल्कुल पता भी नहीं चला। और आई थिंक बहुत सारी काम की बातें लोगों को पता चली होंगी। आई होप कि लोग जो है समझें कि कितना जरूरी है कि आप इस डिजीज तक पहुंचे ही नहीं,
और इसको शुरू से ही आप रोकने की कोशिश करें, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। अगर कोई डायबिटिक है और या जो आपने सारे रिस्क फैक्टर्स बताए थे, ओबीज हैं, ओल्ड एज है, हेपेटाइटिस है, कोई हाइपरटेंसिव है, हार्ट का प्रॉब्लम है, या फिर आपको पता है कि आपकी फैमिली में ये डिजीज है, तो फिर इसका मतलब आपको कुछ तो सिग्नल मिला हुआ है ना कि आपकी किडनी के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। तो व्हाई नॉट आप उसके खराब होने से पहले पहले ही एहतियात शुरू कर दें। ठीक है, फिर कुछ हमने सिम्टम्स की बात की थी कि अगर आपकी आंखों के गिर्द स्वेलिंग आ रही है, आपके पैरों में स्वेलिंग आ रही है, आपके हाथ सूज जाते हैं, या फिर आपके यूरिन में कोई फ्रॉथिंग हो रही है, झाग आ रही है, या कलर चेंज हो रहा है, आपको पेन हो रहा है, आपकी बैक में पेन हो रहा है जो आगे की तरफ जा रहा है, तो इन तमाम सूरत हाल में आप खुद से प्लीज अपना इलाज ना करें। जिस तरीके से ये टेलीमेडिसिन की हम लोग बात कर रहे थे, मेरा लास्ट सवाल आपसे यही होगा कि ये इस किस्म के जो प्लेटफॉर्म हैं, जैसे कि मैं सेहत कहानी के तवज्जुह से आपसे बात कर रही हूँ, ये कितना रोल अदा कर सकते हैं? क्योंकि देखें, लोगों को आई थिंक टेलीमेडिसिन फेसबुक और व्हाट्सएप की वजह से आदत हो गई है। दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ टेलीमेडिसिन कि आप फेसबुक पे अपनी हेल्थ के बारे में बात करें, या आप अपनी व्हाट्सएप को यूटिलाइज करें टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट हेल्थ। तो अब अगर आपको करना ही है ऑनलाइन, तो व्हाई नॉट रीच द राइट पीपल? मतलब जब आपको पता है कि आपको अवेलेबिलिटी है कि डॉक्टर आपको मिल जाएगा ऑनलाइन, और अब इतनी सस्ती मतलब इट्स सो चीप कि हम लोग खुद भी सोचते हैं कि हम क्यों इतनी सस्ती रख रहे हैं ये कंसल्टेशन। तो बेसिकली फिर वही बात आ जाता है कि कुछ कंपनीज का या कुछ ऑर्गेनाइजेशन का विजन ही यही है कि वो बिल्कुल बेसिक और बहुत ही छोटे लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं कि लोगों को इलाज और सही इंफॉर्मेशन मिले। तो आई थिंक टेली मेडिसिन इज दी वे कि लोग इसको यूटिलाइज कर लें। एक 250-500 रुपए दे कि अगर आपको एक बिल्कुल एक पढ़े लिखे डॉक्टर से इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो व्हाई नॉट डू दैट इंस्टेड ऑफ आप लोगों से सवालात पूछें जिनको कुछ नहीं पता, जिनका सिर्फ एक्सपीरियंस ये है कि उन्होंने 4-8 लोगों से बातें की हैं और उनको वो उन दौरान गॉसिप उनको वो पता चल गई इन्फॉर्मेशन। तो आप क्या बोलेंगी, टेलीमेडिसिन जो है इस अवेयरनेस में या स्क्रीनिंग में या फिर ट्रीटमेंट में किस तरीके का रोल अदा कर सकता है? तो डॉक्टर ना, मेरा जो स्टेटमेंट होगा वो होगा टेलीमेडिसिन इज द वे फॉरवर्ड, कि आइंदा हम जिस पे हमारी चीज़ें डिपेंड करेंगी वो टेलीमेडिसिन ही है। स्पेशली टेलीमेडिसिन की जो रेलेवेंस है, जो इसकी अहमियत है, वो डेवलपिंग कंट्रीज में जैसे पाकिस्तान है उसमें बहुत ज़्यादा है। अभी हम बात कर रहे थे किडनी फेलियर की, तो पेरिटोनियल डायलिसिस की बात की, तो वहाँ पर भी मैंने टेलीमेडिसिन का जिक्र किया। तो टेलीमेडिसिन ना सिर्फ स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, और फिर इवेंचुअली किडनी फेलियर के जो ट्रीटमेंट है, हर स्टेज पर जो है मददगार साबित हो सकती है और होगी। स्क्रीनिंग के हवाले से अगर हम बात करें, तो आपको अगर कोई रिस्क फैक्टर हैं जो आपको बताए गए हैं, या अगर आपको नहीं पता कि आपको कोई रिस्क फैक्टर है, तो आप एक टेली कंसल्टेशन पे अपने डॉक्टर से बात कर लें। वो आपको बता देगा कि आपको स्क्रीन करने की, टेस्ट के जरिए स्क्रीन करने की ज़रूरत है या नहीं है। और अगर है तो वो आपकी स्क्रीनिंग के रिजल्ट्स देख के या तो आपको खुद एडवाइस भी देगा, या आपको किसी एक्सपर्ट के साथ, स्पेशलिस्ट के साथ कनेक्ट कर देगा कि अब आप उनको दिखा लें। तो ये स्क्रीनिंग के हवाले से आ गई। इसी तरह डायग्नोसिस अक्सर नहीं हो पाता किडनी डिजीज़ का बर वक्त, इसी वजह से किडनी फेलियर तक बात पहुंचती है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे ये जो जर्नल फिजिशियंस हैं, ऑल्दो दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, उनको भी किडनी डिजीज़ के हवाले से, डायग्नोसिस के हवाले से बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। तो टेलीमेडिसिन इस पॉइंट पे भी, एक तो डॉक्टर टू पेशेंट कांटेक्ट के अलावा डॉक्टर टू डॉक्टर कांटेक्ट, जैसे आपका जो जनरल फिजिशियन है या फैमिली फिजिशियन है, वो एक स्पेशलिस्ट के साथ टेलीमेडिसिन के जरिए कनेक्ट होके पेशेंट जो कि जनरल फिजिशियन के पास बैठा है उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, उसके रिजल्ट्स को डिस्कस कर सकते हैं, फर्दर वे फॉरवर्ड डिसाइड हो सकता है, और सबसे अहम चीज़ रेफरल डिसाइड हो सकता है कि अब कब तक मरीज जनरल फिजिशियन की या फैमिली फिजिशियन की केयर में रह सकता है और कब उसको स्पेशलिस्ट हेल्प की ज़रूरत है। तो हमारे जो फार फ्लंग एरियाज हैं जहाँ पे स्पेशलिस्ट की सहूलत मौजूद नहीं है, और स्पेशली नेफ्रोलॉजिस्ट, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में नेफ्रोलॉजिस्ट की तादाद इस मर्ज के बर्डन के हवाले से जो रेशो है ना, वो बहुत कम है। तो हर जगह पे नेफ्रोलॉजिस्ट को एक्सेस नहीं है मरीजों की।
तो उस पॉइंट पे टेलीमेडिसिन एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक साबित हो सकता है between the general physician taking care of patient and the nephrologist. तो they can connect, they can make the management plan. और उसके बाद उस मरीज को टर्शरी केयर में कब रेफर करना है फिजिकली उसका डिसाइड कर सकते हैं. फिर अगर हम डायलिसिस की बात कर लें तो जैसे पेरिटोनियल डायलिसिस की फैसिलिटी है जो कि रिमोट एरियाज में भी काम कर सकती है, एक दफ़ा ये आम हो गई तो वहाँ पे टेलीमेडिसिन का बहुत अहम किरदार जो है ना वो आएगा कि मरीज यही सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए, ऐप्स के ज़रिए, टेली कंसल्टेशन के ज़रिए अपने फिजिशियन से या नर्स के साथ कनेक्ट होके अपने जो भी ट्रीटमेंट का प्रोसेस है इसको कामयाबी से जारी रख सकते हैं. Completely agree, Dr. Sonia. Telemedicine is the way to go. और I think कि this is the time कि जो है हम लोग इसकी importance को समझें और इसको जल्द ही अपने उन फार फ्लंग एरियाज के लिए यूटिलाइज करना शुरू कर लें. और जो प्रिवेंटेबल डिजीजेज हैं, जिन डिजीजेस को हम लोग कम कर सकते हैं या हम बचा सकते हैं, हम उसके लिए पहले से ही पेशबंदी शुरू कर दें. तो जैसे हम लोग पहले रैप अप कर रहे थे, तो कुछ जो पॉइंट्स मैं और बोलना चाहती हूँ कि जैसे हमने रिस्क फैक्टर्स की बात की थी, तो कुछ जो बीमारियां थी वो, प्लस जो हम खुद से कुछ चीजें कर रहे होते हैं उसके अंदर ओवर द काउंटर ड्रग्स इज अ बिग प्रॉब्लम. और जिसके अंदर बहुत सारी पेन किलर्स हैं, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं, जिनका इन रिटर्न हमारी किडनी के ऊपर बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ता है. तो प्लीज आप लोग जो हैं, जो लोग सुन रहे हैं, और आप और लोगों को भी ये अवेयरनेस दें कि ओवर द काउंटर ड्रग्स का यूज जो है वो आप कम करें और सोच समझ के एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल किया करें. एंटीबायोटिक्स का फायदे से ज्यादा नुकसान ज्यादा हो जाता है अगर आप बिला वजह लें. उससे रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है और इवेंचुअली जो जरासीम है वो जिससे इलाज हो सकता है वो उससे पावरफुल हो जाते हैं और वो एंटीबायोटिक फिर उनके ऊपर काम नहीं करती. और इवेंचुअली यही होगा कि हमारे पास एंटीबायोटिक्स खत्म हो जाएंगी और फिर हमें हर चीज का इलाज हॉस्पिटल में जाकर ही करवाना पड़ेगा. दूसरा, फिर हमने जिक्र किया था कि क्रॉनिक किडनी डिजीज होती है जिसके अंदर जो रिटर्नेबल नहीं होता है. एक बार किडनी पूरी खराब हो गई तो फिर आप सिर्फ डायलिसिस पे आ जाते हैं. उसी तरीके से डॉक्टर सोनिया ने बताया था कि कुछ एक्यूट रीनल डिजीजेस होते हैं, एक्यूट किडनी इंजरी होती है जो कि या तो एकदम सडन किसी बीमारी की वजह से हो सकती है, या कोई ऐसा आपने दवाई ले ली हो जिसकी टॉक्सिसिटी की वजह से हो सकती है, या फिर कोई और ऐसी चीज हुई हो जिसके लिए टेम्पोररीली आपकी किडनी का फंक्शन वो रुक जाता है. उसके लिए थोड़े दिनों के लिए डायलिसिस होता है और फिर आपकी किडनी वापस अपने फंक्शन रीगेन कर लेती है. फिर उसके बाद हमने जिक्र किया कि हर चीज एतदाल में अच्छी होती है. इसी तरीके से जो लोग बहुत ज्यादा अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होते हैं, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंट डाइट्स में जा रहे होते हैं, तो आप लोग को भी चाहिए कि आप जो है एतदाल में रह के काम करें. प्लस अगेन कि किसी प्रोफेशनल के अंडर केयर रह के, किसी प्रोफेशनल की ऑब्जर्वेशन के साथ आप ये तमाम चीजें करें ताकि आपकी मॉनिटरिंग हो सके. सिर्फ एक्सरसाइज करते चले जाना और आंखें बंद करके करते चले जाना वो भी हार्मफुल हो सकती है. डाइट एक डाइटिशियन या क्लिनिकल डाइटिशियन के अंडर केयर आपको करनी चाहिए. ठीक है, तो यही तमाम वो पॉइंट्स हैं. फिर हमने डायलिसिस, ट्रांसप्लांट और बहुत सारी चीजें डिस्कस की जो कि जाहिर है फिर ये अब रिकॉर्डिंग इसकी ऑन हो जाएगी तो फिर आप लोग देख सकते हैं. थैंक यू सो मच डॉक्टर सोनिया. आई थिंक इट वाज रियली फ्रूटफुल और बहुत सारी बातें हमें ऐसी पता चली जो कि जाहिर है एक एक्सपीरियंस और आप जैसा नेफ्रोलॉजिस्ट ही हमें बता सकता था. तो थैंक यू फॉर सो मच फॉर गिविंग अस टाइम, एंड आई विल थैंक यू फ्रॉम ऑल द सेहत कहानी टीम कि आपने जो है हमें बहुत सारा टाइम दिया और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें की. एंड आई होप कि लोग इसको सुने और समझें और इसके ऊपर अमल करें. So Thank any you last words? very much for giving me this opportunity. Sahi. So let's end this. I will ask my team to end the session.